नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास है, किस किस की क्लास लगनी है। आज बात होगी दिल्ली के शराब घोटाले की। संजय सिंह गिरफ्तार, केजरीवाल का नंबर क्या अगली बार, ये लोग पूछ रहे हैं और आज इसके बारे में आपको जवाब दूंगा। शराब घोटाले में संजय सिंह का क्या कनेक्शन मिला ईडी को। शराब घोटाले का आरोपी दिनेश सरकारी गवाह बन गया, अब क्या खेला हो बे। आज इसके बारे में कंप्लीट चैप्टर लाया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात होगी, जहां देवरिया हत्याकांड से सीएम योगी भयंकर गुस्से में क्यों हैं। देवरिया में 35 मिनट में 6 मौत में कैसे नया ट्विस्ट आया है, आज आपको यह भी बताऊं। इसके अलावा बात होगी कि ईडी ने बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए क्यों बुला लिया है। और फिर पीएम मोदी पटरी पर चलने वाला 5 स्टार होटल लेकर आए हैं क्या। हवाई जहाज से भी तेज वो ट्रेन जो दिल्ली से मुंबई 2 घंटे में पहुंचा देगी, इसका चैप्टर है। और आखिर में किस्सा अनसुना, वो गरीब किसान जिसने मोदी की वजह से 12 साल बाद जाकर चप्पल पहनी है, आज वो अनसुना किस्सा भी आपको सुनाऊं। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले जल्दी से दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला कदम। लिफ्ट में बच्चों को अकेले छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक तस्वीर लखनऊ से सामने आई है, जहां एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक बच्ची फंस गई। थोड़ी देर में बच्ची घबराने लगी, जिसके बाद उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन 20 मिनट ये बच्ची लिफ्ट में फंसी रही। बच्ची के चीखने, चिल्लाने और मदद की गुहार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर के 4 दीवारी में हाल में हुई एक दुर्घटना को सांप्रदायिक रंग देने के विरोध में महाधरने का आयोजन किया गया। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति और हिंदू संगठनों का आरोप है कि एक युवक की मौत को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। धरना खत्म करने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। शाहरुख खान के साथ स्वदेश फिल्म में काम कर चुकी गायत्री जोशी की लग्जरी कार इटली में सड़क हादसे का शिकार हो गई। गायत्री अपनी लैम्बोर्गिनी कार में बैठी हुई थी और उनके बगल में फरारी कार चल रही थी। जैसे ही गायत्री जोशी की गाड़ी ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, उनकी गाड़ी की फरारी से टक्कर हो गई। इस हादसे में वो ट्रक और फरारी दोनों पलट गए। हालांकि गायत्री और उनके पति हादसे में सुरक्षित रहे, मगर फरारी में सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। भारत की सीमा से लगा नेपाल का बांके जिला इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। बड़े पैमाने पर हुई हिंसक झड़प के बाद नेपालगंज इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कुछ दिन पहले नेपालगंज में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के बीफ खाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। हिंदू समुदाय के लोगों ने गोरक्षा की बात कहते हुए बड़ी रैली निकाली, जिसमें हुई हिंसा के बाद पूरे इलाके में तनाव फैला। चीन की पैंतरेबाजी को नाकाम करते हुए नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा का ध्यान भटकाने के लिए चीन में हो रहे एशियन गेम्स के अधिकारियों ने उनका पहला थ्रो सिस्टम में आई तकनीकी खराबी का हवाला देकर फॉल्ट घोषित कर दिया। हालांकि नीरज चोपड़ा का पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने 88.88 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इतना ही नहीं, भारत के ही किशोर जेना ने जेवलिन थ्रो का सिल्वर मेडल जीता। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब जेवलिन में भारत ने एशियन गेम्स में एक साथ 2 मेडल जीते। ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब आज पाठशाला की पहली क्लास और इसमें आपको बताऊंगा कि संजय सिंह गिरफ्तार, क्या केजरीवाल का नंबर होगा अगली बार। शराब घोटाले में संजय सिंह का क्या कनेक्शन मिला है ईडी को। शराब घोटाले का आरोपी दिनेश अगर सरकारी गवाह बन गया है तो क्या बड़ा खेल होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिक के पैसे से 45 करोड़ का शीश महल तो बनवा लिया बॉस, लेकिन कहते हैं ना कि महल कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसमें चैन की नींद आए, यह बड़ी बात होती है। केजरीवाल जी को लेकर तो अब चर्चा यही है कि अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद उड़ने वाली, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आ जाए और उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। उसी तरह जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने पकड़ लिया। सुबह 7 बजे से संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड चल रही थी और शाम होते होते संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहा हूं और आप देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में लोग क्यों पूछ रहे हैं कि क्या अगला नंबर केजरीवाल जी का होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह अरेस्ट हो गए, सतेंद्र जैन जेल में अभी स्वास्थ्य कार्य से बाहर हैं और किसी को बेल नहीं मिल रही।
तो लोग पूछ रहे हैं इनका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दिल, गुर्दा, जितने भी करीबी आप अंग कह लीजिए, वो सारे अगर इस मामले में फंस रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि केजरीवाल तक आंच ना पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा दे रहा हूं जब संजय सिंह को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था। संजय सिंह सुबह से अपने घर में थे, ईडी की टीम उनके घर को खंगाल रही थी, ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी। इस पूछताछ के बाद संजय सिंह को जब गिरफ्तार किया गया, उन्हें ईडी के दफ्तर ले जाया गया, जहां उन्हें आज रात रखा जाएगा। इसके बाद कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होगी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो केजरीवाल की है, क्योंकि केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड दोनों अब जेल में हैं। इस वक्त केजरीवाल मीडिया से बात करने आ रहे हैं, एक बार आपको सुनवा देते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री। भाई ऐसी बात वो कह रहे, पब्लिक कहां भरोसा कर पाएगी? क्या सबूत वो दे पाए हैं? और अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचार के सबूत कहां हैं? भाई केजरीवाल जी तो शुरू से, जब से पॉलिटिक्स में आए, सबको भ्रष्टाचारी बता दिए। सब उन्हीं जिनको भ्रष्टाचारी बताया उनके साथ फोटो भी खिंचवा लिए, उनके साथ इंडी गठबंधन भी बना लिया, किसी को जेल में नहीं डाल पाए। अब इन्होंने नया निकाला है कि नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्टाचारी है और कह रहे हम इतने कट्टर ईमानदार हैं इसलिए हम पर कार्रवाई। एक बात हालांकि खुद कह रहे हैं कि 8 साल से मेरे 7 जन्म की कुंडली इन्होंने खंगाल ली, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो आपको अरेस्ट तो नहीं किया। इसका मतलब जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उनके खिलाफ कुछ तो मिला होगा, नहीं तो बिना कुछ मिले अरेस्ट करना होता तो आपको भी अरेस्ट कर लेते। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए ही है, क्योंकि केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड दोनों अब जेल में हैं। संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है और आज से नहीं करीब 8 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में। केजरीवाल से भी इस केस में पूछताछ हो चुकी है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का होना है? बीजेपी भी यही संकेत दे रही है कि जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे नजदीक आ रही है हथकड़ी। एक बार सुनिए बीजेपी ने आज क्या कहा। कोई सरगना है, किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे
ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। ये तो अरविंद केजरीवाल की सोच है जो मजबूर करती है अपने सांसदों को, मंत्रियों को भ्रष्टाचार करो और मेरी तिजोरी भर दो। तो हम हमेशा कहते हैं जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, वो डरे हुए हैं। जांच एजेंसियों के नाम से वो थर-थर कांपते हैं कि मुझे बचा लो। यानी बीजेपी तो दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में भी हथकड़ी लगी, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उनके घर के बाहर कैसा माहौल बनाया गया, आज आपको वो भी तस्वीर दिखाता हूं, फिर इस केस की और डिटेल दूंगा। जब संजय सिंह को ईडी उनके घर से लेकर गई तो घर के बाहर आते ही कैमरों की भीड़ को देखते हुए संजय सिंह कैमरों की तरफ हाथ हिलाने लगे, मानो आजादी की लड़ाई में जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और हाथ ऐसे हिला रहे हैं जैसे कोई आजादी की जंग जीतने जा रहे हैं। उस दौरान संजय सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल था। संजय भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लग रहे। इसके बाद संजय सिंह को जब ईडी के अधिकारी कार में बिठाकर ले जाने लगे तो संजय सिंह गाड़ी में बैठने से पहले भी कैमरे की तरफ हाथ हिलाने लगे। उसके बाद तो हंगामे की हद ही हो गई। संजय सिंह के समर्थक गाड़ी के आगे लेट गए और इस दौरान वहां पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प भी हो गई। देखिए वहां क्या माहौल बन गया। बताइए, गाड़ी के सामने ही लेट गए, पुलिस आई उठा के ले गई। संजय सिंह ने भी अपनी गिरफ्तारी से पहले पूरा माहौल बनाया। बाहर कार्यकर्ता हंगामा करते रहे, घर के अंदर संजय सिंह इमोशनल कार्ड खेल रहे। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। जरा वो वीडियो भी देख लीजिए। पैसे का जो ट्रेंड है, पैसा इधर से उधर की बात है, पैसे के लेन देन को लेकर क्या आरोप है? हिम्मत से रहो। क्या लगा है बाकी को लेकर? पैसे का जो ट्रेंड है, पैसा इधर से उधर की बात है, पैसे के लेन देन को लेकर क्या आरोप है? हिम्मत से रहो। क्या लगा है बाकी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कैमरे के लिए 2 बार मां के पैर छुए और आशीर्वाद तो एक बार भी नहीं मिला, ये भी लोग पूछ रहे हैं। खैर, संजय सिंह की पत्नी का दावा है कि ईडी ने पूरा घर खंगाल लिया, उन्हें कुछ नहीं मिला। ईडी ने गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बताई, दबाव में गिरफ्तारी की गई है। एक बार संजय सिंह की पत्नी को भी सुन लीजिए। पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके गए और कहा कि चुनाव की वजह से यह सब हो रहा है, मोदी सरकार डर गई है। उस वीडियो को भी एक बार देख ही लीजिए। फिर मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। मोदी डर गए हैं का कार्ड खेल देना आजकल का फैशन है। जो आरोप लगे हैं उस पर जवाब ना दो। मोदी डर गए हैं इसलिए जो है वो दबा रहे हैं, ये बातें फैला दी जाती। नेता हो या चीन से पैसे लेकर एजेंडा फैलाने का आरोप झेल रहे पत्रकार हो, सबका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड बसता है, मोदी डर गए हैं, मोदी डर गए हैं। वैसे डर की बात हो रही है तो यह भी बता दूं कि संजय सिंह जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं वहां आम आदमी पार्टी एक सीट नहीं जीत पाती। ऊपर से हर सीट पर जमानत जब्त होती है, सो अलग, और कुछ सीटों पर तो नोटा से भी कम वोट पाती। लेकिन फिर भी गाना वही गा रहे हैं कि मोदी डर गए। कौन बात से डर गए भाई? खैर, आपको यह जानना चाहिए कि ईडी ने गिरफ्तारी की वजह क्या बताई। नेता तो बताते रहेंगे अपने हिसाब से।
ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे, घोटाले से जुड़े तथ्य छुपा रहे थे, इसलिए उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी था, जिसके लिए गिरफ्तारी की गई है, ईडी कह रही है या ईडी के सोर्सेज कह रहे हैं। जो कहा जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक संजय सिंह पर 3 गंभीर आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा के जरिए पार्टी के लिए फंड जुटाया और 32 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को गए। दूसरा आरोप यह है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा से मिले पैसों के बदले दिनेश अरोड़ा का एक काम मनीष सिसोदिया के जरिए संजय सिंह ने करवाया। तीसरा आरोप यह है कि संजय सिंह ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ एक मीटिंग करवाई। अब 3 आरोपों के आधार पर यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर संजय सिंह का शराब घोटाले से कोई कनेक्शन नहीं था तो वो शराब घोटाले के आरोपी का काम क्यों करवा रहे थे, उससे पार्टी के लिए फंड क्यों जुटाया जा रहा था जो आरोप लग रहा है, और उसकी मुख्यमंत्री से मीटिंग क्यों करवाई जा रही थी। संजय सिंह के घर पर आज छापे पड़े और उन्हें अरेस्ट किया गया क्योंकि जिस बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा से संजय सिंह के कनेक्शन के आरोप लगे वो दिनेश अरोड़ा, पूरी कहानी में ट्विस्ट तो यहां आया है, वो दिनेश अरोड़ा मंगलवार को ही शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सरकारी गवाह बन गया। ये जो संजय सिंह के बगल में खड़ा व्यक्ति दिख रहा है, यही वो दिनेश अरोड़ा है जो सरकारी गवाह बन गया है। कल ही दिल्ली की अदालत ने दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने की अर्जी को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा से जांच में सहयोग करने और शराब घोटाले से जुड़ी हर जानकारी जांच एजेंसी को देने के लिए कहा। पिछले साल अक्टूबर में सबसे पहले सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। पिछले साल नवंबर में शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा सीबीआई की तरफ से सरकारी गवाह बन गया था। फिर इसी साल जुलाई में ईडी ने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया और अगस्त में दिनेश अरोड़ा को जमानत मिली। तब यह कहा जा रहा था कि ऐसा कम होता है कि किसी केस के सरकारी गवाह को उसी केस में कोई दूसरी जांच एजेंसी अरेस्ट कर ले। जब दिनेश अरोड़ा सीबीआई का गवाह बना तब सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि इसी दिनेश अरोड़ा ने शराब घोटाले में जो अवैध लेन देन हुई है उसकी डिटेल्स बताई। यह भी बताया था कि कैसे सरकार से जुड़े लोग शराब घोटाले में शामिल हैं, कैसे शराब नीति के जरिए दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाया गया। दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और इन दोनों की साथ में तस्वीरें भी हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जिसमें आपको संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा दोनों नजर आ रहे हैं। यानी जो सरकारी गवाह बना दिनेश अरोड़ा वो रातों रात हवा से प्रकट नहीं हुआ। संजय सिंह के बगल में दिनेश अरोड़ा आपको दिख रहा है, ये दाढ़ी वाला लंबे बाल वाला आदमी, और इसी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर कहा जा रहा है कि ईडी संजय सिंह तक पहुंची है। कल ये सरकारी गवाह बना और आज ईडी पहुंच गई संजय सिंह के पास। हालांकि संजय सिंह पर एक दिन में कार्रवाई नहीं हुई। इसी साल मई में ईडी ने संजय सिंह के करीबियों पर भी छापे मारे और कुछ ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया। तब संजय सिंह ने खुद बताया था कि उनके 2 करीबी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह के नाम जिक्र है। ईडी की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों का करीबी है। दिनेश अरोड़ा के ही रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह से हुई थी और संजय सिंह के जरिए दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया, यह ईडी का दावा है। वही दिनेश अरोड़ा जो अब सरकारी गवाह बन गया है, जो इस फोटो में दिख रहा है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि संजय सिंह की रिक्वेस्ट पर ही उसने कई रेस्टोरेंट ओनर से फंड जमा किया और 82 लाख रुपए का चेक मनीष सिसोदिया को दिया। ये पैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फंड करने के नाम पर लिए गए थे। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि वो शराब घोटाले में फंसे एक और व्यक्ति अमित अरोड़ा की मदद करना चाहता था। अमित अरोड़ा को अपनी शराब की दुकान पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करनी थी और यह मामला एक्साइज विभाग में फंसा हुआ। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा संजय सिंह से मिलने उनके घर भी गए थे। तब संजय सिंह ने अमित अरोड़ा से कहा कि अगर वो उनके करीबियों को अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं तो वो अमित अरोड़ा को मनीष सिसोदिया तक ले जाएं। कुछ दिन बाद दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और संजय सिंह मनीष सिसोदिया के घर गए और उनसे बातचीत हुई। ये सारी बातें ईडी की चार्जशीट में, और ईडी का यह भी दावा है कि दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा से 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर मनीष सिसोदिया को दी। यानी ईडी जिस दिनेश अरोड़ा के बारे में कह रही है कि इसी ने पैसे लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा और मनीष सिसोदिया को दिए, वही दिनेश अरोड़ा जो है सरकारी गवाह बन गया है और बदले में मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में उन्हें फायदा पहुंचाया। यह ईडी का आरोप है।
संजय सिंह के मामले को लेकर प्रदर्शन वाली जवाबी राजनीति भी हो रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आज प्रदर्शन किया और केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। बीजेपी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर भी लगा दिए। उसमें लिखा है केजरीवाल इस्तीफा दो और केजरीवाल के साथी बने सरकारी गवाह। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो कल बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत यह है कि वो पहले ही शीश महल के चक्कर में फंसे हुए हैं। शीश महल की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। अब शराब घोटाले में उनके करीबी संजय सिंह अरेस्ट हो गए। मनीष सिसोदिया तो पहले ही जेल में है, उनको बेल तक नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई भी हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह पूछा कि क्या मनीष सिसोदिया ने मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए हैं, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने माना कि सिसोदिया ने 2 मोबाइल फोन डिस्कार्ड किए। अब सवाल उठता है कि मनीष सिसोदिया ने 2 मोबाइल फोन क्यों डिस्कार्ड किए? क्या वो इस जांच से जुड़ी कोई बात छिपाना चाहते थे? इसका जवाब ईडी ही दे सकती। दूसरी बात, सिंघवी ने कहा कि मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया का कनेक्शन अभी तक साबित नहीं हुआ है। जांच एजेंसियों को यह साबित करना है कि मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया कैसे शामिल है। शायद इसका दूसरा मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि सिंघवी मान रहे हैं कि अगर जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया का कनेक्शन के सबूत ला दें तो सिसोदिया को जो है इस मामले में जोड़ा जा सकता है। और मनी ट्रेल की बात भी आ रही है, भले उसमें मनीष सिसोदिया अभी तक ना मिले हो, लेकिन मनी ट्रेल की बात तो हुई। फिर तीसरी बात, आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछ लिया कि जिस पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप है कि उसे फायदा पहुंचाया गया, उस पॉलिटिकल पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। यानी कि अब पूरी आम आदमी पार्टी भी इसमें फंस सकती है। लेकिन अभी इस मामले में कल भी सुनवाई होनी। जमानत के लिए मनीष सिसोदिया सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। जो अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से क्लीन चिट बांट दे रहे हैं, यार कुछ नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिला, अठन्नी नहीं मिला, वो आपको यह नहीं बताते कि मनीष सिसोदिया करीब 8 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि उनको जमानत मिल जाए, लेकिन 8 महीने से जमानत नहीं मिल रही। सीबीआई और ईडी के केस में 2 बार निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया है और कहा कि मनीष सिसोदिया बड़े पद पर हैं, जांच प्रभावित हो सकती है। इसके बाद मनीष सिसोदिया जमानत के लिए 3 बार दिल्ली हाईकोर्ट जा चुके हैं। उनको दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर आरोप गंभीर हैं, मनीष सिसोदिया ईडी के टेस्ट को फेल कर चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने बेल न मिलने के बाद 6 जुलाई को मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब तक 4 से ज्यादा बार सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। करीब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक बेल नहीं मिली। तो अरविंद केजरीवाल जितनी आसानी से पॉकेट से निकालकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सवाल है कि निचली अदालत, हाई कोर्ट और अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिलती फिर मनीष सिसोदिया को। अब संजय सिंह के अरेस्ट होने के बाद अरविंद केजरीवाल की टीम में हड़कंप मचा हुआ, इसलिए पार्टी की तरफ से एक मीटिंग भी की गई, क्योंकि केजरीवाल पार्टी के अंदर अब यह चर्चा भी हो रही होगी कि अगर आगे केजरीवाल का भी नंबर आ गया तो फिर पार्टी का क्या होगा, फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर पार्टी चलाएगा कौन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अलावा तो पार्टी में कोई है नहीं, उनके कहे बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता। तो आनंद फानंद में एक मीटिंग हुई है बताया जा रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी केजरीवाल के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि संजय सिंह वो आदमी है जो आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित और मुखर सांसद है। संसद में संजय सिंह आम आदमी पार्टी का सबसे अहम चेहरा भी है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में संजय सिंह को ही केजरीवाल के बाद सबसे पावरफुल माना जाता है। विधानसभा चुनाव में भी संजय सिंह पार्टी के स्टार कैंपेनर माने जाते हैं। संजय सिंह को केजरीवाल इंडी गठबंधन की बैठकों में भी लेकर जाते थे, इसलिए अब गठबंधन के बीच भी कड़ियां टूटेंगी। वैसे भी शराब घोटाले को लेकर दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड केजरीवाल के खिलाफ ही रहा है। अब शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी ने कांग्रेस को भी फंसा दिया। आप यह भी ध्यान रखिए कि जब पंजाब में ड्रग्स केस को लेकर कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को अरेस्ट किया गया था, तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि एकदम सही हुआ है, तब कांग्रेस केजरीवाल को कोस रही। अब संजय सिंह अरेस्ट हुए हैं तो कांग्रेस के मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे, कांग्रेस को भी लग रहा होगा कि जो किया ठीक किया, लेकिन कैमरे के सामने वो ऐसा नहीं कह रहे। अब कांग्रेस की मुसीबत यह है कि भाई वो अगर इसका सपोर्ट करती है तो काडर नाराज होगा, नहीं करती है तो गठबंधन नाराज होगा। हालांकि बात सिर्फ केजरीवाल की नहीं है, अभी ईडी के रडार पर कई और नेता हैं जिनका अगला नंबर हो सकता है। जैसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 9 अक्टूबर को
अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुलाया है। मामला है बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का। ठाकरे, आदित्य ठाकरे के करीबी लोग जून में ईडी ने छापे मारे थे। मामला कोविड सेंटर घोटाले का है। राजस्थान में कई अफसर, मंत्रियों के ओएसडी जिनसे ईडी पूछताछ कर सकती है कहा जा रहा है। मामला जल जीवन मिशन का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा भी था कि जिन्होंने भी देश का माल चोरी किया है उन सबको ढूंढ ढूंढ कर भेजा जाएगा जेल के अंदर। सुनिए एक बार पीएम मोदी का वो पुराना बयान। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे, कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दे दिए कि कोई कितना भी चिल्लाए, कोई कितना भी हंगामा करे, जो आरोप है उनकी जांच तो हो, और वो हो भी रही। एक आरोप लग रहा है उत्तर प्रदेश के एक मामले में। पाठशाला में अब क्लास जिसमें आपको बताता हूं कि यूपी के देवरिया हत्याकांड से मुख्यमंत्री योगी कैसे भयंकर गुस्से में, और क्यों गुस्से में। देवरिया में 35 मिनट में 6 मर्डर के केस में कैसे नया ट्विस्ट आया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 अक्टूबर को ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ 35 मिनट में 6 लोगों की हत्या हो गई, और उसमें से 5 लोग तो एक ही परिवार के थे। इस हत्याकांड पर राजनीति भी होने लगी। लेकिन अब देवरिया में हुए हत्याकांड में नया ट्विस्ट आ गया है। जो लोग देवरिया की घटना को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे, अब वो लोग खुद सवालों के घेरे में आ रहे हैं। देवरिया हत्याकांड में जो नया ट्विस्ट आया है वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको देवरिया कांड के बारे में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के देवरिया कांड में मुख्य तौर पर 2 किरदार हैं और दोनों की मौत हो चुकी है। पहला किरदार है प्रेमचंद यादव, इनकी मौत हो चुकी है, और दूसरा किरदार है सत्यप्रकाश दुबे, इनकी भी मौत हो चुकी है। देवरिया में जो हत्याकांड हुआ उसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर सोमवार की सुबह। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे का परिवार रहता था। 2 अक्टूबर को सुबह प्रेमचंद यादव की लाश मिलती है सत्यप्रकाश दुबे के घर के पास। प्रेमचंद यादव के परिवार का शक सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर चला जाता है। प्रेमचंद के परिवार के 20 से 25 लोग सत्यप्रकाश दुबे के घर को घेर लेते हैं। प्रेमचंद के परिवार के लोग बंदूक, गंडासा, लाठी लेकर सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर हमला कर देते हैं। हमलावरों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर में जो मिला उस पर हमला करना शुरू कर दिया। सत्यप्रकाश दुबे को गोली मारी गई। सत्यप्रकाश की पत्नी का गला काट दिया गया। सत्यप्रकाश दुबे की 18 और 10 साल की बेटी और 15 साल के बेटे को भी जान से मार दिया गया। सत्यप्रकाश के 8 साल के बेटे पर भी जानलेवा हमला किया गया और उसे मरा समझकर हम चले गए। सत्यप्रकाश के 8 साल के बेटे का फिलहाल गोरखपुर में इलाज चल रहा है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की जिस तरह से हत्या की गई वो तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। चश्मदीदों का कहना है कि हत्याकांड के बाद सत्यप्रकाश के घर में चारों तरफ खून और लाश बस यही दिख रही थी। सत्यप्रकाश दुबे की 6 संतान है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। एक बेटा देवेश कथा सुनाने बाहर गया था, इसलिए ये दोनों बच गए। बाकी किसी को नहीं छोड़ा। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने इस घटना के बाद क्या कहा था, एक बार वो सुनिए, फिर बताता हूं कि इस मामले में कैसे पॉलिटिक्स हुई और अब कैसे नया ट्विस्ट आ गया। आज मेरे भाई का जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था कि मतलब जैसे ये लोग सब अचानक कांड करेंगे। और उसको आज जन्मदिन था, बोला भैया कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारे चलते मैं कथा में जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारा जो भी खुशियाँ तुम अपने लिए कर लेना। आज क्या सूचना मिली आपको? और आज कोई सूचना मिली है, सुबह में बात की है कि भैया ये लोग घर पे मतलब गुंडों के साथ घेर लिए हैं लोग और मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। कौन लोग? वो श्री प्रेमचंद्र यादव। आप क्या चाहते हो बाबू? हम उनके लिए चाहते हैं कि उनको सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि सब पूरे उनके खानदान वालों को, अपराधियों को पूरे सख्त सजा, और यही हम गुजारिश करते हैं। सत्यप्रकाश दुबे का बेटा मुख्यमंत्री योगी से अपील कर रहा है कि उसके परिवार को खत्म करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देवरिया में जो कुछ भी हुआ उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुस्से में। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है
कि देवरिया हत्याकांड के किसी भी आरोपी को बख्शा न जाए। सीएम योगी ने लिखा कि जनपद देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। एडीजी, कमिश्नर, आईजी को मौके पर पहुंचकर कठोरतम कार्रवाई तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और जब योगी कह देते हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा तो वो तो छोड़ते नहीं है। सीएम योगी ने गोरखपुर के अस्पताल में सत्यप्रकाश दुबे के घायल बेटे से भी मुलाकात की और उसका हालचाल पूछा। सत्यप्रकाश दुबे का 8 साल का बेटा अनमोल फिलहाल स्थिर स्थिति में। अनमोल के शरीर पर धारदार हथियार से हमले किए गए। सीएम योगी के निर्देश के बाद फौरन बड़े अधिकारी देवरिया पहुंचे। गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई। हत्याकांड के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। इसको देखते हुए पुलिस लगातार गांव वालों से बात कर रही है। वहीं हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। देवरिया कांड के आरोपियों के घरों और जमीन की पैमाइश भी की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने कितनी जमीन पर कब्जा किया और क्या आरोपियों के घर भी कब्जा की गई जमीनों पर बनाए गए। कहा जा रहा है कि पैमाइश के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि योगी तो छोड़ते नहीं। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बुलडोजर चलाने की भी बातें हो रही। अब आपको देवरिया कांड में आए ट्विस्ट के बारे में बताता हूं। देवरिया से बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने देवरिया कांड को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें बहुत सारी बातों का खुलासा हो रहा है और हत्याकांड के पीछे की वजह भी सामने आती दिख रही है। शलभमणि त्रिपाठी ने लिखा कि ग्राउंड जीरो से सैकड़ों मील दूर बैठे जो लोग देवरिया की घटना का आकलन अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनके लिए प्रस्तुत है स्थानीय अखबारों की खबरें। यह जंग भूमाफिया बनाम एक बेहद गरीब परिवार की है, लिहाजा इंसाफ की जंग हर हाल में लड़ी जाएगी। शलभमणि त्रिपाठी के इस खुलासे के बाद देवरिया कांड में भूमाफिया का एंगल सामने आया। शलभमणि त्रिपाठी के मुताबिक यह भूमाफिया कोई और नहीं बल्कि प्रेमचंद यादव था, जो देवरिया में जमीनों पर कब्जा किया करता था। शलभमणि त्रिपाठी ने प्रेमचंद यादव से जुड़ी खबरों की कटिंग भी शेयर की, जिनमें प्रेमचंद यादव के भूमाफिया होने के बारे में लिखा गया है। प्रेमचंद यादव के बारे में आपको बताता हूं कि वो कौन था और करता क्या था, जिसकी मौत के बाद पूरे एक परिवार को, दुबे परिवार को एक तरह से खत्म कर दिया। प्रेमचंद यादव एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुका था। प्रेमचंद यादव की मां ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए प्रेमचंद पर जमीन हथियाने के आरोप लगे। प्रेमचंद पर आरोप है कि वो विवादित जमीनों को खरीदता था। प्रेमचंद पर 1 एकड़ सरकारी जमीन हथियाने का भी आरोप लगा। प्रेमचंद पर आरोप था कि गांव के मानस विद्यालय के नाम पर जो जमीन दर्ज थी उसको हथिया लिया था। प्रेमचंद यादव का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी बताया जा रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी जो देवरिया कांड को सरकार की नाकामी बता रही है, उसी समाजवादी पार्टी से जुड़े शख्स पर भूमाफिया होने का आरोप लग रहा है। साल 2015 में प्रेमचंद यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। प्रेमचंद यादव ने हल्द्वानी पश्चिम से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद प्रेमचंद की दबंगई बढ़ गई। 2021 में प्रेमचंद पर मारपीट और बलवा का मुकदमा भी दर्ज हुआ। प्रेमचंद यादव अपनी मौत तक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, कहा जा रहा है। जबकि आप देखिए कि देवरिया कांड के बाद अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने लिखा था कि देवरिया की घटना शासन की विफलता और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और संलिप्तता की वजह से हुई। काश मुख्यमंत्री जी के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन वापस आ जाता। एक उच्च स्तरीय जांच ही इस हत्याकांड की परतों के पीछे की परत उतारकर न्याय कर सकती है। जांच तत्काल। यानी आप देखिए कि प्रेमचंद यादव पर जमीनों को कब्जा करने के आरोप लगे और सत्यप्रकाश दुबे के साथ भी प्रेमचंद का जमीन को लेकर ही विवाद चल रहा था। देवरिया में जो हत्याकांड हुआ है वो समझने के लिए पहले प्रेमचंद और सत्यप्रकाश दुबे के बीच के झगड़े को भी समझना होगा। सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। साल 2014 में सत्यप्रकाश के भाई ज्ञान प्रकाश ने अपनी 10 बीघा जमीन प्रेमचंद को बेच दी। सत्यप्रकाश का कहना था कि उनके भाई को बहला फुसलाकर यह जमीन ले ली गई। सत्यप्रकाश के भाई की जमीन पर प्रेमचंद खेती करने लगा। सत्यप्रकाश ने जमीन को लेकर कोर्ट में केस कर दिया। मामला अभी भी कोर्ट में है। पुलिस और राजस्व विभाग ने विवादित जमीन की पैमाइश भी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसी साल फरवरी में सत्यप्रकाश दुबे ने सीएम पोर्टल पर प्रेमचंद की शिकायत की थी। सत्यप्रकाश दुबे का आरोप है कि प्रेमचंद ने उनके भाई को बहला फुसलाकर अपनी
उसकी जमीन जो है वो अपने नाम लिखवा ली थी और इसी जमीन की वजह से सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद में 6 लोगों की हत्या। सत्यप्रकाश दुबे के बारे में उनके गांव के लोग कहते हैं कि वो गांव वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। सत्यप्रकाश दुबे का परिवार गरीबी में जी रहा था। जानकारी के मुताबिक सत्यप्रकाश दुबे परिवार चलाने के लिए गाड़ी चलाते थे। सत्यप्रकाश की एक बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। एक बेटा जो है वो पैसों के लिए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करता है। दूसरा बेटा जो जिंदा है वो शास्त्री की पढ़ाई कर रहा है। सत्यप्रकाश के पास खानदानी जमीन ठीक ठाक थी। जमीन के मुकदमों से वो आर्थिक तौर पर कमजोर हो। सत्यप्रकाश दुबे का मकान भी बहुत जर्जर हालत में। अब सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में सिर्फ 2 बेटे और 1 बेटी जिंदा बचे हैं, जिसमें सबसे छोटे बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश सरकार से गुजारिश कर रहा है कि उसे इंसाफ मिले और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन जब आरोपियों की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, तो अगले चैप्टर की भी बात जरूरी। पाठशाला में अब अनसुने किस्से का चैप्टर। तेलंगाना में हल्दी किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुत्याला मनोहर रेड्डी नाम के एक किसान हल्दी बोर्ड के गठन नहीं होने तक 12 साल पहले यानी साल 2011 में चप्पल नहीं पहनने की प्रतिज्ञा। उनका कहना था कि हल्दी की फसल के लिए सही कीमत नहीं मिलने की वजह से तेलंगाना के किसानों को काफी परेशानी होती और हल्दी का उत्पादन करने वाले किसानों को हर बार घाटा होता है। इस समस्या से निपटने के लिए मनोहर रेड्डी ने तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का गठन करने की मांग उठाई और कहा कि जब तक ये नहीं होगा मैं चप्पल ही नहीं पहनूंगा। जब 1 अक्टूबर को पीएम मोदी की तेलंगाना के महबूब नगर में रैली के दौरान तेलंगाना में हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान हुआ तो 71 साल के हो चुके मुत्याला रेड्डी की प्रतिज्ञा पूरी हुई और करीब 12 साल के बाद जाकर उन्होंने चप्पल पहनी। तो यह भी अपने आप में अजीबोगरीब और अनोखा किस्सा है कि 12 साल किसी किसान को बिना चप्पल के रहना पड़ा और कोई नरेंद्र मोदी आते हैं और वो प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, तब जाकर एक किसान चप्पल पहनता है।